To all the viewers, this is our next video of lesson number 3, that is न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब इसमें तीन चीज़ हमको देखनी है। पहला लिबरलाइजेशन मैंने लिख दिया है, दूसरा आपका होता है इसमें लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन, इसी पॉलिसी को अदरवाइज हम लोग बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी, और तीसरा होता है आपका ग्लोबलाइजेशन। यानी कंप्राइज किया जाए तो ये एल हो गया, ये पी हो गया, ये आपका जी हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ टेकन इन द ईयर 1991। अब इसकी क्या चीज़ें हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या सेपरेट मेजर्स लिए गए तीनों में, तो वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन में क्या क्या पॉलिसीज़ ली गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात देख लेते हैं कि लिबरलाइजेशन होता क्या है। तो लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि एंड ऑफ द लाइसेंस कोटा एंड रेस्ट्रिक्शंस, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए उन सब चीज़ों का एंड करना ऑन इंडस्ट्रीज़ बिफोर 1991। यानी 1991 के पहले जो भी इंडस्ट्रीज़ थी उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो जो रुकावटें सरकार ने लगाई थी उन सारे रुकावटों को ख़त्म कर लेना, इसी को लिबरलाइजेशन बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस टर्म। अब लिबरलाइजेशन में होता क्या है उसका हम देख लेते हैं। पहला इसमें ए पॉइंट है आपका एबॉलिशन। क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें करेंगे एबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट फ्यू, यानी कुछ चीज़ों को छोड़ के। एक्सेप्ट फ्यू का मतलब हो गया कि कुछ चीज़ों या कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारों का क्या कर दिया गया था कि लाइसेंस ख़त्म कर दिया। जैसे कि आज भी जो है आप अगर मेडिसिन वाले हो गए या फिर आप लिकर प्रोडक्ट्स बना रहे तो उनके लिए आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए छोड़ दिया गया। दूसरा होता है नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यानी बिजनेस एक्टिविटी के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया। अब आप अपना बिजनेस एक्टिविटी को एक्सपेंड कर सकते हैं एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब होता है बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उसको करने के लिए क्या करना पड़ता था, हमको परमिशन लेनी पड़ती थी और उसको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, तब जाके ये चीज़ें पॉसिबल होती थी। अभी ऐसा नहीं है। फिर थर्ड हम लोग देखना, इसमें थर्ड हमारे पास क्या है कि फ्रीडम हमको दिया गया, फ्रीडम फॉर फिक्सिंग द प्राइजेस। यानी प्राइजेस किसके, तो प्राइजेस गुड्स और सर्विसेज के। यानी गुड्स और सर्विसेज के प्राइजेस जो है वो हम आराम से फिक्स कर पाएंगे खुद ही, और खुद के बेसिस पे उसको कंप्लीट कर पाएंगे। फिर ये आपका अब यही एक हमारे पास हो गया वे फॉर फॉरेन कैपिटल। यानी जो फॉरेन कैपिटल के लिए एक रास्ता जो खुला वो इसी के थ्रू हमारा एक फॉरेन कैपिटल का रास्ता भी खुल गया। तो ये हमारी 4-5 चीज़ें हुई थी जो कि लिबरलाइजेशन में। पहला तो लिबरलाइजेशन होता क्या, तो एंड ऑफ द लाइसेंस कोटा एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन बिफोर 1991। जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी वो 1991 के पहले उन सबको ख़त्म कर देना, जो भी उन पर कोटा रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए थे। अब इनमें ये सारे मेजर्स 4 मेजर्स लिए गए थे। पहला तो एबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, दूसरा नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, तीसरा फ्रीडम फॉर फिक्सिंग द प्राइजेस, और चौथा वे फॉर फॉरेन कैपिटल। तो ये हमारे पास 4 इसके हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। तो प्राइवेटाइजेशन के पीछे देख लेते हैं, पी हमारा हो गया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में देख लेते हैं क्या। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है, सिंपल और आसान मतलब होता है कि इंक्रीज या इंक्रीजिंग द रोल ऑफ, किसका रोल बढ़ाएंगे, प्राइवेटाइजेशन है तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाएंगे। इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड, अब जब इसका रोल बढ़ेगा तो किसका कम होगा, तो डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। बस यही इतना ही है कि मतलब एक का रोल बढ़ाना है और दूसरे का रोल ख़त्म करना है। बस यही हमारा मेन फोकस है प्राइवेटाइजेशन पे। अब हम देखते हैं इस प्राइवेटाइजेशन के अंदर में क्या क्या चीज़ें ली गई और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ए पार्ट है हमारा इसमें। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन में जो किया गया था वो था डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट बहुत जगह पूछा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें, तो हम देख लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट थोड़ा सा होता क्या है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स, जो भी शेयर्स होते हैं, शेयर्स सॉरी ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी के जो भी शेयर्स हैं, पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, यही होता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि पूरा का पूरा ओनरशिप और मैनेजमेंट जो होगा, जो पहले पब्लिक कंपनी यानी गवर्नमेंट चलाती थी, अब वो सारा कुछ चलाएगी प्राइवेट सेक्टर हमारा। उसके बाद दूसरा क्या किया गया था इसमें प्राइवेटाइजेशन में, तो सेटिंग ऑफ
BIFR, BIFR का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। यानी इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक बोर्ड बनाया गया। क्यों बनाया गया? तो इसका मेन काम क्या था कि वो करना, रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट, टू रिवाइव मतलब जिंदा करना, टू रिवाइव द सिक PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, जो बीमार हो गए तो उनको जगाने के लिए BFIR एक बोर्ड का निर्माण किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या किया गया। तो किया गया था डाइल्यूशन ऑफ स्टेक। डाइल्यूशन ऑफ स्टेक का मतलब होता है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट जो होता है, यानी जो शेयर्स थे 51% शेयर्स जो थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए, किसको? ट्रांसफ़र टू प्राइवेट। अब जब ट्रांसफ़र हुए प्राइवेट को तो इससे क्या हुआ? इससे ओनरशिप भी चली गई, यानी मालिकाना हक भी चला गया, एंड मैनेजमेंट पावर भी चला गया, किसके पास? तो प्राइवेट वालों के पास। ये दोनों आ गया आपका इधर। तो ये हो गया आपका प्राइवेटाइजेशन। यानी प्राइवेटाइजेशन के पार्ट में हमने ये देख लिया कि क्या करेंगे। तो हम एक वो किया, सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्टमेंट में सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट से जो ख़राब थे उनको हमने प्राइवेट को बेच दिया। फिर एक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को बनाया गया, जिसने क्या किया कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर यूनिट जो बीमार चल रही थी उनको जगाने के लिए बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया गया? तो डाइल्यूशन ऑफ स्टेक, मतलब कि 51% शेयर जो है ट्रांसफ़र कर दिए गए प्राइवेट सेक्टर को। वही जो सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, ये जस्ट उन्हीं लोगों की ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना LP हो गया हमारे पास। अब बचा है हमारे पास जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। अभी हमने जस्ट बात किया था, तो ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है तो पहले वो देख लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, सिंपल एक लाइन में मैं बता दूं, इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। बस सिंपल, यानी अपने इकोनॉमी को जब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब इंटीग्रेट कैसे होगा? तो इंटीग्रेट करने का प्रोसेस हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे जनरली। बाकी तो बहुत सारे प्रोसेस होता है, आजकल तो फॉरेन कैपिटल भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो कई सारे प्रोसेस है, लेकिन जनरली जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही प्रोसेस किया जाता है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें की गई तो वो हम देख लेते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला किया गया था वो था आपका इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए थे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हम लोग पहले ही कह दिए कि भाई जो कोटा वगैरह होगा उसको हटा देना। तो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता था? इंपोर्ट लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूव द रेस्ट्रिक्शंस। वही जो मतलब मैंने अभी जैसे बताया ना कि रेस्ट्रिक्शंस और कोटा हटा देना। रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। पहले कैपिटल गुड्स हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, अब कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने लगे आफ्टर 1991। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपका है बी में हमने क्या किया कि जो हमारा फेरा एक्ट था, फेरा एक्ट मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये फेरा है। फेरा को हमने क्या किया? फेमा से रिप्लेस किया। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक, यानी इसको हमने रिप्लेस किया इससे। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया? तीसरा हमने किया रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। जो टैरिफ स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ था, TARRIF, जो टैरिफ स्ट्रक्चर हमारा प्रीवियसली था उस बिफोर 1991 को, उसको हमने क्या किया कि पूरा का पूरा रेशनलाइज का मतलब थोड़ा और आसान तरीके से कर दिया गया। फिर हमने क्या किया? तो एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती थी उस एक्सपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद फिर हमने क्या किया? उसके बाद हमने किया रिडक्शन किया हमने किस में? तो रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, यानी इंपोर्ट ड्यूटी जो हमारी होती थी उसमें भी हमने थोड़ा रिडक्शन किया, यानी उसमें भी थोड़ा हमने कमी किया। तो ये हमारा चार पांच चीज़ें हमने किया था। सबसे ज़रूरी था इसमें इंपोर्ट लिबरलाइजेशन करना, जिससे कि कैपिटल गुड्स हमारे देश में वापस से आने लगा। फिर पहले हमारा जो फेरा एक्ट था वो रेगुलेट करता था, यानी वो नियंत्रण करने के लिए बनाया गया, जिससे बहुत परेशानियाँ हो रही थी। तो फिर उसको चेंज करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा कर दिया गया, जिससे कि जो रुकावटें आने लगी थी वो ख़त्म हो गई। फिर रैशनलाइज कर दिया गया पूरे टैरिफ स्ट्रक्चर को। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया। फिर रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीज़ें जो है हमने उसके बेसिस पे किया।
अब हम ये तो देख लिए, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन आवर इकोनॉमी, अपने इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ये भी देख लेते हैं 2-4 पॉइंट्स के थ्रू हम लोग। तो इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन आवर इकोनॉमी, इसमें हम पहला देख लेते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इससे हुआ कि इंक्रीज़ इन कंपटीशन, यानी जब बाहर से प्रोडक्ट हमारे देश में आने लगा तो इससे क्या हुआ, जो हमारे मार्केट के जो लोग थे, जो कि मार्केट प्लेयर हो गए थे, मोनोपोली बना लिए थे और अपने ही बेचते थे, उन लोगों के पास फिर कंपटीशन एक खड़ा हो गया जो कि फॉरेन प्रोडक्ट्स था। तो अब फॉरेन प्रोडक्ट्स अगर आसान है, जैसे चाइना से हम लोग मोबाइल लेने लगे तो चाइना का मोबाइल जो है इंडिया में बहुत सस्ता दामों में बिकने लगा। तो उसकी वजह से जो हमारे लोकल प्लेयर्स थे, दे हैव ऑल्सो टू रिड्यूस देयर प्राइजेस टू सेल इनटू द और टू सर्वाइव इनटू द मार्केट। तो ये एक पहला हो गया। दूसरा होगा कि इससे फिर हमारे पास क्रिएट हुआ मोर डिमांड और मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, यानी जो कस्टमर्स हमारे पास क्रिएट हुए वो बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे और उनके डिमांड को फिर पूरा करने के लिए फिर हमारे पास एक मैटर ऑफ सर्वाइवल बच गया कि भाई हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम इस इकोनॉमी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इसके वजह से, एलपीजी की वजह से क्या हुआ कि रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी जो हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था उसमें काफ़ी ज़्यादा रैपिड चेंजेस आने लगे। रैपिड मतलब फास्ट चेंजेस आने लगे, क्योंकि उस समय इन्वायरमेंट में जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होती हैं डे बाय डे। तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा वो आने लगा। फिर हमारे लिए एक ज़रूरत हो गया कि बदलाव, एक ज़रूरत हो गई कि अगर हम बदलेंगे नहीं खुद को तो फिर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये एक हमारे पास बदलाव, एक ज़रूरत हो गया। फिर हमारा मार्केट जो हो गया, मार्केट ओरिएंटेड हो गया। ओरिएंटेड मतलब, या ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि कई सारे मार्केट्स हमारे पास, पहले मार्केट ए था, बी था, सी था, अब ये पूरा मार्केट जो है वर्ल्ड मार्केट के साथ इंटीग्रेट हो गया। उसी में फिर हम देखेंगे अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब हमको ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होने लगा। उसके बाद हमने लास्ट जो देखना है वो देखना है कि एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, यानी एक्सपोर्ट क्या हो गया, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल मतलब होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप ज़िंदा नहीं रह पाएंगे इस इकोनॉमी में, अगर आपको ज़िंदा रहना है तो एक बार फिर से हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा इंक्रीज़ इन कंपटीशन। इंक्रीज़ इन कंपटीशन कैसे हुआ कि जब बाहर से प्रोडक्ट आने लगे इंडिया में तो उसकी वजह से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हुआ, जिससे कि कस्टमर्स को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। उसके बाद फिर मोर डिमांडिंग कस्टमर, जो कस्टमर थे हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग का मतलब हो गया कि वो डिमांड करने लगे। फिर हमने तीसरा अपना देख लिया रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमारा है वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी फास्ट चेंज हो रहा था। फिर हमारा हो गया कि नेसेसिटी फॉर चेंज, यानी बदलाव एक ज़रूरत हो गई, क्योंकि उसके बिना मार्केट हमारा चल नहीं पाएगा। फिर हमारा मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब है कि मार्केट हमारा ओरिएंटेड रहेगा, यानी मार्केट हम और अच्छे से डील कर पाएंगे। फिर हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मतलब होता है आदमी, यानी आदमियों का डेवलपमेंट भी होने लगा। अब उनको भी एज एन एसेट्स ट्रीट किया जाने लगा, ताकि उनका भी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हो गया फिर हमारा एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, यानी एक्सपोर्ट हमारा एक जीने का मेथड बन गया। तो यहाँ पे हम अपने लेसन नंबर 3 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। लास्ट टॉपिक बचा हुआ था एलपीजी का और उसके इम्पैक्ट का। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो होगा वो प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेसन नंबर 4 ऑफ बीएसटी क्लास 12। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।